हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वंदना लारा स्वागत करती हूं आपका। और केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर रीजन का जो ये पेपर आप सामने देख रहे हैं, यह हाफ ईयरली एग्ज़ाम का 2021 सेशन का लेटेस्ट पेपर है जो अभी हुए हैं। और ये सीबीएसई पैटर्न, सीबीएसई ने जो बोर्ड का नया पैटर्न जारी किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो हम ये जान लेंगे, ये साइंस सब्जेक्ट का पेपर है, हम इसके प्रश्नों के उत्तरों को उत्तर भी देखेंगे और इस पेपर के पैटर्न को भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 3 आवर्स का है पेपर और मैक्सिमम 80 मार्क्स का, ये बात हमें याद रखनी है। अब इसके जनरल इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन है, A, B, C, D, और देर 36 क्वेश्चंस होंगे। और हमें ध्यान रखना है पेपर करते वक्त कि हम जो इंटरनल चॉइसेस दी हुई होती हैं पेपर में, उन सब चॉइस को ध्यान से लिखना है और आंसर और क्वेश्चंस के जो नंबर हैं जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही हमें डालने होंगे। अपने अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करना है कि हमने जो जिस सेक्शन का इस सेक्शन का क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में कर दिया, ये सब नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेक्शन ए में 1 to 20 जो हैं क्वेश्चन नंबर, वो हैं सेक्शन ए में, जो कि MCQ हैं, शॉर्ट आंसर हैं और एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस होंगे। इन सब का आंसर जो है वो 1 वर्ड में हो सकता है, 1 सेंटेंस में हो सकता है, वो कोई डेफिनेशन है या फिर एजर्शन रीज़न टाइप है, जिसमें कि आपको बताना होता है कि एजर्शन करेक्ट है कि रीज़न करेक्ट है, या फिर दोनों एक दूसरे को कैसे कंप्राइज करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन 21 से 26 तक हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनके 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, जो कि सेक्शन ए में 1 मार्क का क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल मैक्सिमम मार्क उनके 2 होंगे हर एक क्वेश्चन के। और सेक्शन सी में 27 से 33 तक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 जो हैं वो है सेक्शन सी में, जिनका मार्क्स हैं 3। दे आर कैरिंग 3 मार्क्स ईच। और इनको आपको आंसर देना है 50 to 80 वर्ड्स के अंदर, जिसमें डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको प्रॉपरली सॉल्व करना है। हर एक सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो मतलब वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, पिछले 2 सेक्शंस के जैसे छोटे आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेक्शन डी में 34 से 35, 36 3 क्वेश्चन जो हैं वो 5 नंबर के हैं। 34, 35 और 36 3 क्वेश्चन 5 नंबर के, जिनको आप 80 वर्ड्स में से लेकर 120 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। और इनकी ईच हर एक क्वेश्चन की मार्किंग क्या है, 5 मार्क्स, ठीक है। अब ओवरऑल चॉइस कोई नहीं है आपको पेपर की, पर इंटरनल हर एक क्वेश्चन के साथ अगर कोई चॉइस दी हुई है तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं, और उन चॉइसेस में से आपको कोई एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और जहाँ पे ज़रूरत हो, साइंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है, साइंस का कोई भी पेपर देना हो तो आपको छोटे मोटे डायग्राम, रफ स्केचेस जो हैं वो आने चाहिए, और आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में उसको फिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ठीक है। और एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग पाउडर, लाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके चॉइस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है बैरियम, ये कॉमन क्वेश्चन है शायद, ये जो जितने भी बुक्स हैं रेफरेंस बुक उसमें है ये क्वेश्चन, कि बैरियम क्लोराइड जो है अमोनियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट बनाता है और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। अब बैरियम क्लोराइड ने अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन का टाइप हुआ है, जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है ना हमने पढ़ी है, उसमें से कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हुए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, प्रेसिपिटेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आपको चॉइसेस चूज़ करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि कोई 2 चॉइस भी करेक्ट हो सकती है, और अगर वो ऑप्शन में भी हो तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी सेकंड मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है डी, इसका करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई थी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेट बना था
ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है बैरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट में, इसका जो हमें बैरियम सल्फेट मिल गया और ये जो क्लोराइड है वो अमोनियम के साथ और सल्फेट है बैरियम के साथ ऐसे अटैच हो गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 डिस्प्लेसमेंट हुए, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। .H2 होता है ना, 5H2 होता है, वो सब इसमें किस में है, नहीं है, डज नॉट कंटेन। वॉशिंग सोडा, ऑप्शंस हैं बेकिंग सोडा, जिप्सम, ब्लू विट्रियल। तो इसमें करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ होता है, हमारी किचन में तो होता ही है, साथ के साथ इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो अल्कली नेचर का होता है ये। और इसको यूज़ क्या है बेकिंग सोडे का, इसका है फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बेकिंग सोडा जो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। इसके ये इंटरनल चॉइस है, इसको कहते हैं इंटरनल चॉइस। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, मेटल का तो आपको पता है मरकरी, ठीक है, तो कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। 5 रजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है, और हर एक रजिस्टर की क्या है 1/5 ओम है रेजिस्टेंस। तो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस वी हैव, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है 5 और रेजिस्टेंस उन 5 रजिस्टर हैं और उनका रेजिस्टेंस कितना है 1/5 है। तो रजिस्टर 5 हैं और ओम, तो उनको हम सीरीज़ में लिखेंगे, इसका होगा 1/R = 1/5, 5 बार लिख लेंगे इनको, 1/5, 1/5 + 1/5 + 1/5, ठीक है। तो 1/R = 5/5 = 1 ओम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 1 ओम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑब्वियसली वेरी इजी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 डालने से लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऊपर वाले का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन नहीं बी। क्वेश्चन नंबर 5, when the fetus is growing inside the uterus it needs nutrients, which part provides these nutrients। इनमें से प्लेसेंटा, एमनाइटिक सैक, ओविडक्ट और यूटेरस, इनमें से कौन सा ऑर्गन है या पार्ट है जो कि फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर है प्लेसेंटा, ए ऑप्शन, प्लेसेंटा इज़ करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है फीटस को और इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे, ये एक टिश्यू होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, यूट्रस में, और फीटस अटैच टू यूटेरिन वॉल गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है। इसके इंटरनल चॉइस में एक और क्वेश्चन है, ऊपर वाले का ए ऑप्शन है आंसर, नीचे वाले का पढ़ते हैं, ह्यूमन ऑफस्प्रिंग्स सेक्स, मेल सेक्स इज डिटरमाइंड थ्रू फादर सेक्स हार्मोन क्रोमोसोम्स, थ्रू मदर सेक्स क्रोमोसोम्स, बाय हार्मोन और बाय एंजाइम्स। तो करेक्ट आंसर इज फादर सेक्स हार्मोन। फादर के सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स जो है वो फादर के क्रोमोसोम से
डिटरमाइन होता है। अब जो आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 के लिए इंस्ट्रक्शन है। ये चार जो कंडीशंस हैं वो इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक दोनों पर में से कोई एक कंडीशन फिट बैठेगी। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर ये एजर्शन पढ़नी है। पहले हम एजर्शन को एक बार देख लेते हैं। बोथ द एजर्शन एंड रिएक्शन आर करेक्ट, मतलब एजर्शन ये और रीज़न ये दोनों करेक्ट हों और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक है, ऐसे आपको पढ़कर चेक करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ H2SO4 एंड कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। और यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विथ डिस्टिल्ड वाटर, pH ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7 एंड इज न्यूट्रल, एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स ग्रीन कलर विथ न्यूट्रल सॉल्यूशन। यस, ये बात सही है। तो आपको इन एजर्शन में से इनको चूज करना है। बोथ द एजर्शन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन 6 के लिए, और 7 के लिए डी, इसके लिए ए और इसके लिए द एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ये और एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आंसर ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ गिवन। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर कैरी किए हुए हैं पर ये 1 वर्ड के क्वेश्चंस में ही माना जाएगा क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों 1-1 नंबर के हैं। तो इफ़ वी क्रॉस ब्रीड टॉल डोमिनेंट P plant with pure breed dwarf P plant, we will get plants of F1 generation. If we now self cross the P plant of F1 generation, we obtain plants of F2 generation. अब ये जो है वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट ही बताया गया है, साथ में इसमें आपको लिखना कैसे है इसको आपको लिखना है पहले F1 प्लांट्स ऑल टॉल जो कि डोमिनेंट है। आपको कैसे लिखेंगे आप इसमें, सबसे पहले आप लिख देना। आप या तो ये बना, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट डू 2 प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। F1 जनरेशन के 2 प्लांट कैसे दिखेंगे वो, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने लिया F1 प्लांट जो वो सारे टॉल होंगे, क्योंकि इन्होंने बताया ना ब्रीड टॉल डोमिनेंट, यानी T और T क्रॉस करेंगे ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ। ठीक है, ये जब क्रॉस बनेंगे तो गैमेट क्या बनेगा, T और स्मॉल गैमेट T, ये गैमेट्स हो गए। ठीक, अब इनका अगर हम इनका ये पुनेट स्क्वायर बना के देखें तो ये पुनेट स्क्वायर बनेगा। ये T वाला ले लेती हूँ मैं, ये लेके इधर इसको मैं रेज करके, फिर यहाँ पे T। अब इसका पुनेट स्क्वायर में हम देखते हैं कि कैसे बनेंगे, टी और इसका स्मॉल टी, ये इससे क्रॉस होएगा, टी और स्मॉल टी और टी और स्मॉल टी, यानी सब में कैपिटल टी आया हुआ है, यानी कि इस फर्स्ट आंसर का जो पार्ट का जो आंसर है वो होगा ऑल टॉल प्लांट्स। क्यों आए ऑल टॉल प्लांट्स, क्योंकि सब में जो हमारे पास 4 मिले उन सब में एक कैपिटल टी था जो कि डोमिनेंट था। टॉल ब्रीड जो है वो डोमिनेंट है, तो F1 जनरेशन टॉल होगी, ऑल प्लांट टॉल। बी में स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल प्लांट्स टू ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पे रेशियो क्या है F2 जनरेशन का, हमने मेंडल एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था 3:1। ठीक है, ये रेशियो होगा, आप लिख सकते हैं 3 टॉल इज इक्वल टू 1 ड्वार्फ। इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा 3 टॉल रेशियो 1 ड्वार्फ, ये सेकंड का उत्तर है। थर्ड, स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। कोई ऐसा प्लांट जो कि F1 जनरेशन में होगा बट F2 जनरेशन में अपीयर हो जाए,
नॉट फाउंड, F1 जनरेशन में नहीं अपीयर हुआ पर F2 जनरेशन में अपीयर हो जाए तो F1 प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट, इसका आंसर क्या है कि F1 प्लांट्स डू नॉट एग्जिबिट ड्वार्फिज्म। हमने अभी देखा था जो F1 में ड्वार्फिज्म नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं हुआ था, डोमिनेंट अलील जो कैपिटल T था उसकी प्रेजेंस की वजह से नहीं हुआ। तो इसमें होगा कि तो मोनोहाइब्रिड है तो टी मस्ट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील। क्या हुआ कि जो कैपिटल टी और इसमें टी में जो टी है इसने इसके करेक्टर को, फीचर को मास्क कर दिया, ढक दिया। तो ड्वार्फिज्म जो है वो ऐसा करेक्टर है जो F1 जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ और F2 जनरेशन में हुआ। ये क्वेश्चन जो है आप सेम टू सेम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये ऐसे कर सकते हैं, आप इनको दिखा सकते हैं इनके गैमेट फॉर्मेशन, फिर F1 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर बना दिया जिसमें सारे टॉल आए, और F2 जनरेशन में आपने क्या किया, आपको क्या करना है, जो गैमेट बने हैं हिट्रोजाइगस गैमेट बने हैं उनके पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको एक पेयर मिलेगा कैपिटल टी का, दोनों में कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट जो कि होमोजाइगस है। दो आपको मिलेंगे प्लांट मिलेंगे जिनका जो हिट्रोजाइगस होंगे, क्योंकि वो कैसा पेयर होगा उसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, तो हिट्रोजाइगस। एक मिलेगा स्मॉल टी वाला जो कि ड्वार्फ पौधा बनाएगा, तो 1:2:1 रेशियो आ गया और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़ द मटेरियल, इफ़ रेजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती, मतलब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो द मटेरियल इज चेंज्ड, द टेम्परेचर इज चेंज्ड, द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज्ड, और बोथ मटेरियल और टेम्परेचर आर चेंज्ड। रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज नहीं होती है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द शेप, करेक्ट आंसर है शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, क्योंकि वो उसकी कोई भी शेप हो उस शेप पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, और नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हर एक मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। एक बात और हमको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी का करेक्ट आंसर है सी, शेप ऑफ द रजिस्टर। अगर चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड ये होता है और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस AgNO3, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, KNO3 प्लस Agi बनेगा। तो येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड, करेक्ट आंसर है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। एक फुल लेंथ ऑब्जेक्ट है, उसकी जो फुल लेंथ इमेज जो है वो टॉल बिल्डिंग की परफेक्टली देखी जा सकती है, कौन से मिरर को यूज़ करके, तो करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर,
कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करने से हमें टॉल बिल्डिंग की परफेक्ट फुल लेंथ इमेज प्राप्त हो सकती है। कैसे, क्यों? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर मेक्स वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज बनाते हैं। कौन? कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल और स्मॉल इमेज बनती है जो कि कंप्लीट आ जाती है। इसका डायग्राम के थ्रू अगर हम देखना चाहें तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, इधर से पॉलिश्ड है ये, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ये फुल लेंथ, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इसके थ्रू ऐसे, तो इसको हम यूँ बना देंगे। ये छोटा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये समझ लो टॉल बिल्डिंग है AB, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर से यूँ लाइन गई, ये वो हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और एक आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये इमेजिनरी, तो कहाँ मिली ये? यहाँ एक ये इमेजिनरी जाएगी, तो A' B', तो इस प्रकार ये हमें इमेज मिलती है। तो कॉन्वेक्स मिरर इसका करेक्ट आंसर है, बी पार्ट। इसका ऑप्शन है एक और, इंटरनल चॉइस है इसमें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स is due to the atmospheric dispersion of light by water droplets, diffraction of light by different layers of varying refractive indices, scattering of light by dust particle, और internal reflection of light by clouds। तारे क्यों चमकते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेसेस। करेक्ट आंसर है बी। Question number 13. What does an electric circuit mean or express work done in an electric field in term of charge and potential difference? तो इसमें आप डेफिनेशन लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथवे इन विच करंट कैन फ्लो and it consists of a electrical device, स्विचिंग डिवाइस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज़ और लिख सकते हैं आप कि चार्ज के फ्लो के अपोजिट करंट फ्लो करता है। और आप इसमें सर्किट का डायग्राम भी बना सकते हैं, बनाना चाहिए भी आपको। ये की बनानी है, इसमें की होती है या कोई भी डिवाइस भी होता है। आप एक बल्ब बनाएंगे, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन शो करना है। और सेकंड पार्ट में एक्सप्रेस वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें आपको सिंपल एक इक्वेशन लिखनी है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो आपका एक नंबर पक्का। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाय पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। जहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या है? पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। और SI यूनिट क्या है इसकी? SI यूनिट है डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं। 1D इज इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं बताऊं हाफ ईयरली का पेपर है, ये न्यू पैटर्न का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन बुटेन, बुटेन है ये C4H10। क्या है? बुटेन है। बुटेन का फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए, पता लगाना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन हो गए, तो 10 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। किधर जोड़ेंगे? इधर जोड़ेंगे, ये इधर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसे सब तरह जुड़े हुए हैं। तो अब हम इस पे बॉन्ड गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब करेक्ट आंसर इज 13। इंटरनल चॉइस का एक है, इसमें क्वेश्चन है ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक, मतलब बेसिक ऑक्साइड और दोनों बनाते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसका भी सी ऑप्शन, इसका भी सी ऑप्शन, दोनों 1 नंबर के क्वेश्चन है और आपको एक ही, क्योंकि चॉइस में है तो आप एक परफॉर्म करना होगा अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, चींटी के काटने से जो चींटी का डंक लगने से या काटने से जो हमारी बॉडी में वो एसिड छोड़ती है, वो कौन सा एसिड है, हमें जो जलन होती है वो कौन सी एसिड की वजह से होती है। उसका करेक्ट आंसर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की वजह से जलन होती है, जिसको मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट, ठीक है, मिथेनॉइक एसिड कहते हैं। फार्मूला इसका लिखना हो तो HCOOH, मैं फार्मूला फिर से लिखती हूँ, HCOOH। नेक्स्ट इसके चॉइस है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। अ ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस वाई व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड वाई। जो वाई बना है उसके ऊपर से जब कार्बन डाइऑक्साइड ये हाइड्रोजन गैस पास की जाएगी तो वो वापस से एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेम द एक्स एंड नेम द वाई, ठीक। तो यहाँ पे एक्स क्या है, कॉपर है, एक्स इज कॉपर, वाई कॉपर ऑक्साइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द पार्ट ऑफ ब्राइफिलम वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो फर्स्ट 17 का फर्स्ट है आंसर नोचेस। ब्राइफिलम की जो पत्तियां हैं उसमें बर्ड्स जो है वो कहाँ से निकलते हैं, तो वो मार्जिन्स में से निकलते हैं। आप यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज ब्राइफिलम लीफ, और ये जो यहाँ से ये बर्ड्स निकल रहे हैं वो उनको क्या कहते हैं, नोचेस कहते हैं। नेम द टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट, इन अ प्लांट, दैट इज, यस वेरी इजी, जाइलम, ओके। व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में HCl का क्या रोल है, ये हमने डाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ा है। दैट HCl किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एंड स्टमक, और ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। एसिडिक मीडियम किसको प्रोवाइड करवाता है, पेप्सिनोजिन को। पेप्सिनोजिन जो है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि वो पेप्सिन में बदल जाता है, और फिर प्रोटीन का, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो इसके 3 आप लिखेंगे, एक तो जर्म्स को किल करता है, और प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू पेप्सिनोजिन एंड विच टर्न्स इनटू पेप्सिन, और प्रोटीन डाइजेशन करता है, अमीनो एसिड में प्रोटीन को तोड़ देता है। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज़ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, आप इसमें करेक्ट डेफिनेशन लिखने हैं। फैट मॉलिक्यूल्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होना, पूरा प्रोसेस वाटर के साथ मिक्स, जो भी है इसका करेक्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, करेक्ट आंसर है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, what happens when a piece of zinc metal is added to copper sulfate solution? What happens when zinc metal जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो क्या होगा कि द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट्स का जो कलर है ग्रीन वाला या ब्लू वाला वो डिसअपियर हो जाएगा, और जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, ब्राउन प्रेसिपिटेट इज डिपोजिटेड, और इस यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कॉपर डिस्प्लेस कर देगा जिंक को। और यू कैन सी इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट
एक्वस में ब्लू कलर का है, जिंक सॉलिड है, और जिंक सल्फेट एक्वस तो कॉपर बनेगा सॉलिड। ये कॉपर जिंक सल्फेट बनेगी और कॉपर बनेगा, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन ये लिखना है इतना पूरा। बी पार्ट में एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाए तो क्या होगा, क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड विद हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl 2 AlCl3 प्लस 3 H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकली। AlCl3 एक्वस में एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। सी पार्ट 18 क्वेश्चन का सी पार्ट, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, नो चेंज, नो रिएक्शन। The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object. Where is the object placed? मतलब हम ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन क्या है, कि उसकी पोजीशन की वजह से हमें जो इमेज है वो रियल मिलती है, इन्वर्टेड होती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होती है, मतलब एनलार्ज साइज है ऑब्जेक्ट से। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है फोकस एंड कर्वेचर के बीच में। नेक्स्ट है इसका जो इंटरनल चॉइस है उसमें दिया गया, पूछा गया है कि नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेज विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। किसी भी लेंस का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से जब लाइट पास होती है तो वो डेविएट नहीं करती, विदाउट डेविएशन, कोई भी उसमें चेंज नहीं आता, वो पास हो जाती है। तो वो कौन सी जगह है, वो है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में से जब लाइट पास होती है तो वो डेविएट नहीं होती, विदाउट डेविएशन सफ़र के चली जाती है। बिकॉज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस फ्रॉम हेयर रे ऑफ लाइट पासेज विदाउट डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट एनी वन ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। किसी ड्राई टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट को हीट किया जाए तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। तो जब फेरस सल्फेट को गर्म करा जाएगा तो उसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, लाइट ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और ज़्यादा अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वो फेरस सल्फेट जो है वो डिकम्पोज होने लगती है और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फेरिक ऑक्साइड क्या होगी, फेरिक ऑक्साइड जो है वो उसका फॉर्मूला होगा Fe2O3, और क्या मिलेगा हमें जब उसे और ज़्यादा गर्म करेंगे तो SO2 प्लस SO3। और इसका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट क्या होगा, इसमें कलर चेंज हो जाएगा लाइट ग्रीन टू लाइट ग्रीन, कलर चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ये आपको लिखना है, इसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन ferrous sulfate is heated, light green color get converted into reddish brown color, or if we heat it more or after more heat, providing more heat, ferrous sulfate decomposes and gives Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide। सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड when 1 ml of dilute hydrochloric acid is added to sodium metal। सोडियम मेटल में जब HCl डाला जाए 1 ml और 1 ग्राम तो क्या होगा। ऐसे केस में बच्चों इसका सेकंड पार्ट के आंसर में हम लिखेंगे NaCl is formed, ठीक है, एंड H2 गैस बनेगी, NaCl फॉर्म होगी और H2 गैस मिलेगी हमको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 2 नंबर का है और हमको इसमें 30 से 50 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए ये उत्तर देना है, ठीक है। अभी इसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O
बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र को हमें दिखाना है, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें पता है सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा और उसके लास्ट वैलेंस शेल में, और यहाँ पे भी, ठीक है, ये एक हो गया। अब प्लस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या हुआ, आगे क्या होगा कि जो ये सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पर्पल कलर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सोडियम के हमने यहाँ ऐड कर लिए। अब टोटल ऑक्सीजन के पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन ने लिए हैं इलेक्ट्रॉन और सोडियम ने दिए हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आगे क्या होगा, इसमें आगे हम लिखेंगे, ऐसे एरो लगाएंगे तो ओ ऑक्सीजन के 8 पूरे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो उस पर कर्ज हो गया, वो ऋणी हो गया, तो नेगेटिव साइन आ गया। और हम इसको ऐसे, सोडियम ने दिए हैं 2, ठीक है। एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 2 सोडियम के मॉलिक्यूल थे, एटम थे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ओ ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये यहाँ पे -2 का साइन आ जाएगा। दूसरे तरीके से हमें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं, Na2O, तो ये इसके करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल 2 सोडियम एटम्स ट्रांसफर देयर 1 इलेक्ट्रॉन टू 1 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सोडियम का जो मॉलिक्यूल है, सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर सोडियम के एटम्स जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑक्सीजन को देते हैं, ऑक्सीजन के एक एटम को देते हैं और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है इसके ऑप्शन, इंटरनल जो चॉइस है उसमें जो क्वेश्चन है ए पार्ट, उसमें उन्होंने पूछा है कि वाई आर आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड बिकॉज आयन्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन से किस में होता है अट्रैक्शन? अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बॉन्ड बन जाता है, तो इस वजह से उनको डिफ़िकल्ट होता है सेपरेट करना। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है हाउ इज़ दैट आयनिक कंपाउंड in the solid state do not conduct electricity but they do so when in molten state। मतलब आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन है वो मोल्टन स्टेट में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं होता? तो बच्चों मोल्टन स्टेट के अंदर या फिर हम कहते हैं डिजॉल्व स्टेट जो होती है आयनिक कंपाउंड की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? कैटायन और एनायन कहते हैं। तो दीज आयंस आर फ्री टू मूव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो वहाँ पे लिक्विड स्पेस में जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ पर, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये इसका कारण है, बिकॉज आयंस कैन मूव फ्रीली एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कैटायन और एनायन होते हैं मोल्टन स्टेट में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इस क्वेश्चन को आप पार्ट्स में कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ, क्योंकि रिफ्रैक्शन के जो लॉ होते हैं वो 3 हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो एक पॉइंट पे इंसिडेंस होती हैं और लाइज ऑन द सेम प्लेन। वो क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करती है। दूसरा इसका जो इन्होंने, देखो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है लॉज,
एक लॉ नहीं है, आप खाली रिफ्रैक्शन का वो फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे और वो आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लॉज बोला गया है, तो लॉज का मतलब है आपको फर्स्ट लॉ और जो सेकंड लॉ है जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं इसका, तो वो दोनों लिखने हैं, सेकंड स्नेल लॉ और फर्स्ट वाला जो सेम प्लेन में लाई करती है वो वाली लाइन आपको लिखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ आप लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ, the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second part, second law is called Snell's law. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for a given pair of media. इसको इक्वेशन में हम लिखेंगे sin I upon sin R is equal to constant. Now एक और पार्ट है उसका क्वेश्चन